नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा आयातित MOP फर्टिलाइजर्स की 27,500 मीट्रिक टन की तीसरी खेप तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंची। देश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान। जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण पर फोकस के साथ जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन किया। नए कानून से होगी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा आयात किए गए म्यूरेट ऑफ पोटैश उर्वरक की 27,500 मीट्रिक टन की तीसरी खेप तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर सोमवार को पहुंच गई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड यानी FACT द्वारा आयात किए गए म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP उर्वरक की 27,500 मीट्रिक टन की तीसरी खेप तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर सोमवार को पहुंच गई। माल को जहाज से उतारने और बोरियों में भरने का काम किया जा रहा है। इस खेप के साथ ही FACT इस साल अब तक 82,000 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश का आयात कर चुकी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश FACT के प्रमुख उत्पाद फैक्टम फोस यानी NP 20-20-013 के साथ दक्षिण भारत में किसानों का एक पसंदीदा उर्वरक है। कंपनी इस साल MOP की 2 और खेप मंगाने की योजना बना रही है। इससे पहले कंपनी खरीफ सीजन के दौरान किसानों की मांग को पूरा करने के लिए MOP की 2 और NPK 16-16-16 की एक खेप आयात कर चुकी है। FACT देश में बड़े पैमाने पर उर्वरक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ने इस वर्ष भी उर्वरकों के उत्पादन और विपणन के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामले सबसे कम है, जबकि जांच की दर काफी ऊंची है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड संक्रमण और इससे होने वाली मौत की दर लगातार निचले स्तर पर बनी हुई है, जबकि इसका वैश्विक आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 5,552 है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर ये संख्या 5,790 है। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और दक्षिण अफ्रीका में ये संख्या बहुत ज्यादा है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में कोविड से औसतन 87 लोगों की मौत होती है, जबकि दुनिया में प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 148 लोग कोविड से मरते हैं। पिछले कई महीनों से कोविड प्रबंधन के लिए अपनाई गई सक्षम नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए की गई जांच के मामले में भारत शीर्ष देशों में एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 10,66,786 लोगों की कोविड जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 10 करोड़ 5 लाख यानी 10 करोड़ 54,87,680 लोगों की कोविड जांच हो चुकी है। व्यापक स्तर पर की जा रही जांच की वजह से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाने में मदद मिल रही है, जिससे रोगियों का समय पर उपचार किया जा रहा है। इससे संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या काफी घट गई है। कोविड से होने वाली मृत्यु दर देश में इस समय महज 1.50% है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रुझान है। इस समय देश में कोविड संक्रमण के कुल 6,10,803 मामलों में से सक्रिय मामले महज 7.64% हैं। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 72,59,509 है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 508 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 79% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में इस दौरान सबसे ज्यादा 115 लोगों की मौत हुई है।
राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस मिशन की स्थिति की समीक्षा की गई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस मिशन की स्थिति की समीक्षा की गई। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में सभी तक नल कनेक्शन की पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन कर रहा है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध कराना है। लद्दाख में 191 ग्राम पंचायत, 288 गांव, 1421 बस्तियों में लगभग 44,082 ग्रामीण परिवार रहते हैं। राज्य ने 2021-22 तक यहाँ के ग्रामीण इलाकों में 100% तक नल जल कनेक्शन पहुँचाने की योजना बनाई है। इसे प्राप्त करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को अपने मौजूदा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का प्रयोग करना होगा। लद्दाख के 254 गांवों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली मौजूद है। इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन बचे हुए घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मौजूदा पाइप जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार का काम कर रहा है। साल 2020-21 में लद्दाख को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु 352 करोड़ 9 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। समुद्र तल से 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में वार्षिक वर्षा औसत से कम 50 मिलीमीटर होती है। उच्च हिमालय के इस शुष्क क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और जलवायु परिवर्तन की वजह से पेयजल के लिए सतत प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन हर घर जल की अवधारणा के साथ इस मामले को समग्र रूप से संबोधित करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास अंक में। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जो नए कानून बने हैं, जो वर्तमान की व्यवस्था है उसके अलावा नए विकल्प देने के लिए बने हैं। जो वर्तमान व्यवस्था मंडी की है, वर्तमान व्यवस्था एमएसपी की खरीदी की है, वो यथावत बरकरार रखी गई है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इन कानूनों के माध्यम से नहीं किया गया है। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है
कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई कॉमर्स की व्यवस्था, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है, जिससे किसान को और अधिक विकल्प मिल सकें। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो नया अधिनियम बना है फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो ये एग्रीमेंट्स होंगे वो किसान की स्थानीय भाषा में होंगे। अगर पंजाब का किसान है तो पंजाबी में होगा, अगर तमिलनाडु का किसान है तो तमिल में होगा, अगर आंध्र प्रदेश का किसान है तो तेलुगु में होगा, ताकि स्थानीय भाषा का एग्रीमेंट हो जिसको किसान अच्छे से समझ सके और समझ के ही उसको एग्रीमेंट को साइन कर सके। एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए ताकि लिखित एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें और किसान अपने हकों के लिए अपने मांग ले सके और उसके हकों की सुरक्षा हो सके। फिर इस एग्रीमेंट में अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा बना सकती हैं। वो किसान भी उस ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर सकता है और जो खरीदार स्पॉन्सर है वो भी इन एग्रीमेंट्स को उन ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपलोड कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसान एग्रीमेंट बनवा सकता है कंपनी से। उसकी सभी जो शर्तें हैं उसको समझाइश देने की और उसको पूरी तरह समझाने की प्रक्रिया जो उस एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें दी गई है। अब आइए देखते हैं पद्मश्री से सम्मानित किसान की सफलता की गाथा। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिल रहा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वो संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती है। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वो अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों में 32 फसलों की खेती हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब उन्होंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब उनके घर वाले उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से वो खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। वो आगे कहती हैं कि 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। पिछले साल बीबीसी ने राहीबाई को दुनिया भर में प्रेरणादायक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में स्थान दिया था। राहीबाई पीटीआई से कहती हैं कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। रबी सीजन के दौरान सरसों महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है।
बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान रहना चाहिए। इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। सिंचाई की सुविधा वाले इलाकों में सरसों की बुआई का सही समय अक्टूबर है। अच्छी फसल के लिए किस्म भी अच्छी चुननी होगी। पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 29 और पूसा सरसों 30 के अलावा पूसा करिश्मा, पूसा जगन्नाथ, पूसा बोल्ड और पूसा अग्रणी बेहतरीन किस्में हैं। इनके अलावा भी ढेरों उन्नत प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं। समय पर बुआई और फसल सुरक्षा तरीके अपनाकर पैदावार को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। बोने से पहले बीज को उचित दवा से उपचारित जरूर कर लें। बीज दर 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की गहराई 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर रखें। वहीं असिंचित इलाकों में 5 से 6 किलो हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पंक्तियों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लक्षण दिखाई देते ही 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहले सिंचाई के समय 40 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें। अगेती सरसों में आमतौर पर 2 सिंचाई काफी होती है। पहली बुआई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी बीज बनते समय। खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिन में एक बार निराई गुड़ाई करते रहें। पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी और चौलाई प्रमुख हैं। इनके अलावा हरी प्याज, सरसों का साग और सलजम के पत्तों की भी सब्जियां बनाई जाती हैं। अभी इनकी बुआई का समय चल रहा है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई कर लें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर लें। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई पर्याप्त है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलो बीज की जरूरत होती है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूरे फसल के दौरान 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।